हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएससी पाई स्टडी सर्कल एनआईयूएस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेंटिंग, जिसका कोड है 332। उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चंस हैं बाय एक्सपर्ट टीचर। तो चलिए देख लेते हैं। बच्चों, जब बात करते हैं हम पेंटिंग की, तो पेंटिंग में जो आपका थ्योरी का एग्ज़ाम होता है वो 30 मार्क्स का होता है, क्योंकि 70 मार्क्स का इसमें आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो 30 मार्क्स के थ्योरी के एग्ज़ाम में कुछ ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वही मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलग अलग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, तो आप अपने अदर सब्जेक्ट वहाँ से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, शेयर तो ज़रूर कर दें ताकि दूसरे बच्चों की भी हेल्प हो। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं, ताकि आपको इसी तरीके की वीडियोस यहां से मिलती रहें और अपडेट्स भी आपको मिलती रहें। बाकी इसके पीडीएफ की भी मैं बात करूंगी कि आपको वो कहाँ पर मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन। और हाँ, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही मीडियम में हम जो है कवर करने वाले हैं यहाँ पर पेंटिंग के क्वेश्चन आंसर्स को। तो दोनों मीडियम के बच्चे आराम से इस वीडियो को देखें और इन क्वेश्चन को ज़रूर से प्रिपेयर करके जाए। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। जो हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, वो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में है, जो मल्टीपल टाइम रिपीटेड टॉपिक है आपके एग्जाम का। सिंधु घाटी सभ्यता की जब बात आती है तो ये काफ़ी पुरानी सभ्यता है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं इसका कि भाई आप सिंधु घाटी सभ्यता और उस समय मिले कला वस्तुओं और क्राफ्ट के बारे में क्या जानते हैं। मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है, व्हाट डू यू नो अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बारे में बताइए। और जो आर्ट ऑब्जेक्ट्स थे या फिर क्राफ्ट्स थे उस टाइम के दौरान, उनके बारे में बताइए। ठीक है, आंसर आपके सामने है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो एक प्राचीन सभ्यता थी हमारे भारत की, है ना। 1856 ईस्वी में खनन कार्यों के दौरान इस सभ्यता के पहले नामो निशान यानी अवशेष यानी चिन्ह जो है वो हड़प्पा से प्राप्त हुए। हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता भी इसको कहा जाता है। बहुत ही प्राचीन सभ्यता ये मानी जाती है। यानी द सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली वॉज एन एंशियंट सिविलाइजेशन। एंशियंट का मतलब बहुत पुरानी सभ्यता है ये इंडिया की। और जब माइनिंग ऑपरेशन था 1856 में, तो इसके जो सिविलाइजेशन के कुछ अवशेष थे, जो चिन्ह थे, वो पाए गए थे और उसी बेसिस पर इट वॉज कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य काल जो है वो काल आपको ध्यान रखना है, यानी टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है, वो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। उत्खनन कार्यों के दौरान यहाँ से बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त हुई, जिनमें खिलौने, आभूषण, बर्तन, औजार, लघु प्रतिमाएं, ये सारी की सारी चीज़ें प्रमुख हैं। यानी जब एग्जीबिशन हुआ, वर्क हुआ, तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ से प्राप्त किए गए, इन विच टॉयज, ऑर्नामेंट्स, यूटेंसिल्स, टूल्स, मैन्युएचर, स्टेच्यूज एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें यहाँ से बरामद हुई। तो ये था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और उस समय जो है कला वस्तु और क्राफ्ट के बारे में। ठीक है, देखो बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि अगर पेंटिंग का पेपर है तो हो सकता है कि हमें ड्राइंग करने को दी जाए, कोई पेंटिंग बनाने को दी जाए। बट जब बात करते हैं थ्योरी के एग्ज़ाम की, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको डिफरेंट टाइम पीरियड्स की पेंटिंग्स के बारे में या फिर इस तरीके की मूर्तियों के बारे में ऐसे क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिए जाते हैं लिखने के लिए। थ्योरिकल एग्जाम है आपका, तो लिखने के लिए बोला जाता है, वहाँ पर आपको कोई पेंटिंग बनाने के लिए नहीं दी जाती थ्योरी एग्जाम में। ठीक है, चलिए ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है कि जो बैल वाली मुहर है उसके बारे में आपको बताना है और वो किस स्थान पर पाया गया। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यानी टेल अबाउट द बुल सील एंड वेयर वॉज इट फाउंड। बुल सील के बारे में आपको बताना है कि वो कहाँ पर मिला था, बैल वाली मुहर। आंसर देखो, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त बैल वाली मुहर जो है वो सेलखड़ी नामक कोमल पत्थर से बनाई गई है। किससे बनाई गई है? सेलखड़ी नामक एक कोमल से पत्थर से। और ये बैल वाली जो मुहर है वो कहाँ पर मिली? मोहनजोदाड़ो से। बैल की यह मुहर शौर्य और शक्ति का प्रतीक है। यानी बुल किस चीज़ को दर्शाता है? बैल की गर्दन का तिरछा रेखीय मोटिव उसके यौवन और शक्ति को दर्शाता है। द बुल सील फाउंड एट मोहनजोदाड़ो, ये चीज़ पहले आपको ध्यान रखनी है कि बुल सील जो है वो मोहनजोदाड़ो से बरामद हुआ है ना। और ये सॉफ्ट स्टोन से मिला है, जिसको क्या बोलते हैं? सेलखड़ी बोलते हैं। द सील ऑफ द बुल इज अ सिंबल ऑफ वैलर एंड पावर। यानी ये जो बुल का सिंबल है, प्रतीक है, ये किस चीज़ को दर्शाता है? साहस और शक्ति का प्रदर्शन करता है ना। बुल किस चीज़ को दिखाता है? बुल पावर को दिखाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इसके यूथ एंड स्ट्रेंथ को भी ये रिप्रेजेंट करता है।
तो ये हो गया बैल वाली मोहर के बारे में क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है भारतीय कला और वास्तुशिल्प के विकास में मौर्य वंश का क्या योगदान है, ये आपको बताना है। यानी जो हमारी भारतीय कला और वास्तुशिल्प का विकास हुआ है ना, तो उसमें क्या कंट्रीब्यूशन था मौर्य वंश का। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मौर्य डायनेस्टी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो देखो, यूं तो सभी मौर्य शासक कला के अनुरागी थे, लेकिन जो सम्राट अशोक थे वो कला से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे और उनका जो एक स्थान है ना, उनका जो नाम है वो काफ़ी उल्लेखनीय है। उनके शासनकाल में कला का अभूतपूर्व विकास हुआ। मतलब जब जिस टाइम पीरियड उन्होंने जो है शासन किया, राजपाट किया, तो उस दौरान जो है कला का काफ़ी विकास हुआ। अशोक के विभिन्न स्तूपों, अशोक ने देखो स्तूपों का निर्माण कराया था, स्तंभों का निर्माण कराया था और गुफाओं का निर्माण कराया। तो उसके समय की प्रसिद्ध कलाएं हैं, कौन कौन सी हैं? सारनाथ स्तंभ, यक्षिणी की मूर्ति और सांची का महास्तूप। तो ये क्वेश्चन कभी कभी वेरी शॉर्ट में भी आ जाता है कि अशोक ने जो प्रसिद्ध वस्तुओं का निर्माण कराया उनके आप नाम बताइए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो देखो, ऑल द मौर्यंस रूलर्स वर fond of आर्ट, बट द नेम ऑफ एम्परर अशोक इज मोस्ट रिमार्केबल इन दिस कॉन्टेक्स्ट। यानी जितने भी मौर्य शासक थे उन सभी को कला से प्रेम था, लेकिन उन सब में जो अशोक था वो सबसे ज़्यादा उनको रिमार्केबल माना जाता है, उनको याद किया जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा गुप्त काल। देखो, गुप्त काल भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी आपका बहुत ही बारी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुप्त काल को भारतीय कला और वास्तुशिल्प का स्वर्ण युग क्यों माना जाता है। गुप्त काल को ही स्वर्ण युग क्यों माना जाता है? स्वर्ण युग का मतलब सोने का युग, मतलब सबसे अच्छा युग। तो गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों माना जाता है? वाई इज द गुप्त पीरियड कंसिडर्ड द गोल्डन एज ऑफ इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। यानी गुप्त पीरियड को गोल्डन एज ऑफ इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्यों माना जाता है? देखो, गुप्त काल में भारतीय कला और वास्तुशिल्प का अद्वितीय विकास हुआ, जिसके अनेकों साक्ष्य आज भी उपलब्ध हैं। यानी गुप्त काल में जो हमारी भारत की कला थी, वास्तुकला थी, उसका बहुत ही अच्छा विकास हुआ, जिसके बहुत सारे सबूत आज भी हमारे सामने हैं। और इसी आधार पर इस युग को भारतीय कला के इतिहास में सोने के युग की संज्ञा दी गई है। सोने का युग यानी स्वर्ण युग उसको माना जाता है। गुप्त काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि अजंता की चित्रकारी और बुद्ध प्रतिमाओं का निर्माण है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यानी इस सोने के युग में, स्वर्ण युग में जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो थी अजंता की चित्रकारी और बुद्ध प्रतिमाओं का निर्माण। इसके अलावा क्या है, वास्तुकला के अंतर्गत मंदिर निर्माण कला का जन्म इसी युग में हुआ। यानी मंदिर निर्माण का जो कला का जन्म था वो भी इसी काल में, इसी स्वर्ण युग में, इसी गुप्त काल में हुआ था। मूर्ति कला के अंतर्गत मथुरा शैली का पूर्ण विकास इसी समय में हुआ। और सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा गुप्त काल की ही देन है। यानी सारनाथ की जो बुद्ध की मूर्ति है वो भी इसी काल में बनाई गई थी। तो देयर वाज अ यूनिक डेवलपमेंट ऑफ इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन द गुप्त पीरियड। यानी यूनिक डेवलपमेंट माना जाता है इंडियन आर्ट और आर्किटेक्चर का गुप्त पीरियड के दौरान। और ऐसे बहुत सारे एविडेंस भी हैं जो अवेलेबल हैं आज की जनरेशन में भी, है ना। तो इसी बेसिस पर इस एरा को नेम ऑफ गोल्डन एज दिया गया है हमारी हिस्ट्री में, इंडियन आर्ट की हिस्ट्री में। तो इम्पोर्टेंट अचीवमेंट जो थी गुप्त पीरियड की वो हमने देखा भी है ना। पेंटिंग ऑफ अजंता एंड द मेकिंग ऑफ बुद्धा इमेजेस। अपार्ट फ्रॉम दिस द आर्ट ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन अंडर आर्किटेक्चर वॉज बोर्न इन दिस एरा। तो ये चीज़ें आपको सारी ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। वाई इज पद्मपाणि, है ना, पद्मपाणि बौद्धिस्त्व वन ऑफ द मोस्ट कलेक्टेबल पेंटिंग्स ऑफ द वर्ल्ड पीरियड। तो वही है, पद्मपाणि बोधिसत्व क्यों विश्व कला काल के संग्रहणीय पेंटिंग में एक है। यानी पद्मपाणि बोधिसत्व जो है वो विश्व काल के, है ना, विश्व काल के संग्रहणीय पेंटिंग में एक है। आंसर है पद्मपाणि जो बोधिसत्व पेंटिंग है वो भारतीय कला की एक बहुत ही अद्भुत कलाकृति मानी गई है, बहुत ही शानदार कलाकृति मानी गई है ना, जिसका एकदम कोई जोड़ ही ना हो। जरा सी झुकी हुई मुद्रा में गर्दन शालीनता की का आभास देती है। मतलब थोड़ी सी झुकी हुई जो मुद्रा है, गर्दन की जो मुद्रा है वो हल्की सी झुकी हुई है और उससे शालीनता का कहीं ना कहीं आभास होता है ना। गर्दन झुकाते हैं तो कैसा लगता है भाई, झुकी हुई गर्दन से क्या आभास होता है कि शालीन है वो इंसान। तो ऐसी ही ये मूर्ति भी है। मुख की भव्य आकृति और नीचे की ओर झुकी हुई जो आंखें हैं वो शांत ध्यान की अवस्था और करुणा के भाव को स्पष्ट करती है। मूर्ति का अलंकरण और साज सज्जा चित्रकार की कुशलता का परिचय है।
तो वही है भाई, पद्मपाणि बोधिसत्व पेंटिंग वो कंसिडर की जाती है वंडरफुल आर्ट वर्क इंडियन आर्ट में। The neck is a slightly bowed posture gives an impression of decency. The majestic shape of the face and the downcast eyes convey a state of calm, meditativeness and compassion. तो ये चीज़ें हैं जो आपको इस पेंटिंग के बारे में यानी पद्मपाणि बोधिसत्व पेंटिंग के बारे में पता रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले बच्चों, अगर आपको ये टोटल हमारे जो पेंटिंग के अंदर लेसन है वो 14 है, इन 14 लेसन की अगर आपको नोट्स चाहिए अच्छे से आपको जो है प्रिपेयर करने हैं खुद से, तो ये सारे नोट्स मैंने चैप्टर वाइज बनवाए हुए हैं। आपको वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं अगर आपके पास इतना टाइम है तो, ठीक है। अगर एग्जाम टाइम पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को तैयार करके जाओ, आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को एग्जाम में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये तो हमने कर लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अलोरा मंदिर के बारे में। अलोरा मंदिर का स्थान बताइए और इसे अखंड इमारत क्यों कहा जाता है, यानी गिव द लोकेशन ऑफ अलोरा टेम्पल, व्हाई इट इज़ कॉल्ड मोनोलिथिक बिल्डिंग। मोनोलिथिक बिल्डिंग इसको क्यों बोला जाता है, ठीक है, अखंड इमारत। तो आंसर है इसका कि अलोरा सबसे पहले आप पता रखिए महाराष्ट्र में औरंगाबाद से 30 किलोमीटर तथा अजंता से लगभग 97 किलोमीटर दूर स्थित है। अलोरा कहाँ है? अलोरा है महाराष्ट्र में, औरंगाबाद से 30 किलोमीटर और अजंता से 97 किलोमीटर दूर है। यहाँ एक पूरी पहाड़ी को काटकर भव्य मंदिरों का निर्माण किया गया है, यानी पूरी पहाड़ी को काटकर उस पहाड़ी के बीच में से खूबसूरत एकदम शानदार मंदिरों का निर्माण किया गया है और ये मंदिर 1 मील तक फैले हुए हैं, 1 मील की दूरी तक हैं। मंदिर 3 समूहों में विभाजित है। पहला समूह है बौद्ध मंदिरों का, इसमें टोटल 12 मंदिर हैं। द्वितीय ब्राह्मण धर्म से संबंधित है, यानी दूसरा किससे है? ब्राह्मण धर्म से संबंधित है और इसमें मंदिरों की संख्या है 17। और तीसरा जो अंतिम मंदिर है वो है जैन धर्म से संबंधित, यानी तीनों देखो अलग अलग प्रकार के मंदिर यहाँ पर स्थित है। इसमें मंदिरों की संख्या 5 है। तो सबसे प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है यहाँ पर, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने कराया था। किसने कराया था? आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, वेरी शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है कि भाई कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने कराया था। उक्त सभी मंदिरों का निर्माण 4वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य हुआ। तो देखिए ये रहा इंग्लिश में भी, अलोरा इज लोकेटेड 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम औरंगाबाद इन महाराष्ट्र एंड अबाउट 97 किलोमीटर फ्रॉम अजंता। तो यहाँ पर ग्रैंड टेम्पल्स हैं जिनको कटिंग करके मतलब एक पूरी हिल को कट करके बनाया गया है। और ये जो टेम्पल्स हैं ये लगभग कहाँ तक फैले हुए हैं? 1 माइल तक, ठीक है। ये जो टेम्पल्स हैं वो 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड किए गए हैं। जो पहला ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप बीइंग इज बुद्धिस्ट टेम्पल, है ना, इसमें कितने हैं? टोटल 12 टेम्पल्स हैं। सेकंड बिलोंग करता है किससे? ब्राह्मण रिलीजन से, और इसमें टोटल टेम्पल्स जो हैं वो 17 हैं। और जो थर्ड और लास्ट टेम्पल रिलेट करता है वो जैनिज्म से रिलेट करता है और इसमें नंबर ऑफ टेम्पल जो हैं वो 5 हैं। तो इसमें मोस्ट फेमस ऑफ द कैलाश टेम्पल है जो कि विच वॉज बुल्ट बाय द राष्ट्र कृष्ण किंग कृष्णा, ठीक है, किंग कृष्णा फर्स्ट ने कराया था। तो ऑल दी अबव टेम्पल्स वर बिल्ड बिटवीन द 4th to the 12th सेंचुरीज, ये आपको ध्यान रखना है, 12th सेंचुरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। इसमें है एलिफेंटा में त्रिमूर्ति के बारे में। तो एलिफेंटा में त्रिमूर्ति ये जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। एलिफेंटा में त्रिमूर्ति के प्रतीकात्मक अर्थ को आपको बताना है, यानी स्टेट द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ द ट्राइनिटी इन एलिफेंटा। आंसर देख लेते हैं इसका, आपके सामने है। सो देखो एलिफेंटा की मूर्ति जो है मतलब एलिफेंटा जो है मुंबई से दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। यहाँ कुल 9 मूर्तियों का निर्माण हुआ जो भगवान शंकर के बहुत सारे रूपों और उनके क्रियाकलापों को व्यक्त करती है। यानी एलिफेंटा की जो मूर्ति है वो भगवान शंकर के बहुत सारे रूप दिखाती है, उनके क्रियाकलापों को प्रदर्शित करती है। लेकिन त्रिमूर्ति यहाँ की सर्वश्रेष्ठ कृति है। इसमें शिव के सर्वोत्तम स्वरूप का प्रभावशाली चित्रण है, यानी शिव जो है भगवान शिव उनके सबसे खूबसूरत रूप का, सर्वोत्तम स्वरूप का एक बहुत ही इफेक्टिव चित्रण किया गया है। त्रिमूर्ति के अंतर्गत शिव को विध्वंस के रूप में, विष्णु को पालक के रूप में और ब्रह्मन को सृष्टिकर्ता के रूप में दर्शाया गया है। तो देखो ये चीज़ आपको देखनी है। एलिफेंटा इज लोकेटेड इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम मुंबई। कहाँ से है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन, मुंबई से। अ टोटल ऑफ 9 आइडल्स वर मेड हेयर।
कितने हैं टोटल 9 आइडल्स हैं यहाँ पर, जो एक्सप्रेस करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्टिविटीज़ किसकी, लॉर्ड शंकर की। बट जो त्रिमूर्ति है वो बेस्ट क्रिएशन मानी जाती है। इट हैज़ इम्प्रेसिव डेपिक्शन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ शिवा, और इसी त्रिमूर्ति के अंडर शिवा जो है वो डेपिक्ट करते हैं डिस्ट्रॉयर के रूप में, यानी विनाशक के रूप में, विध्वंसक के रूप में, और विष्णु जो है वो प्रिजर्वर के रूप में है, और ब्रह्म जो है वो क्रिएटर के रूप में है। ठीक है, तो ये आपको जो है एलिफेंटा में त्रिमूर्ति के प्रतीकात्मक अर्थ के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो है लोस्ट वैक्स टेक्निक के बारे में, लोस्ट वैक्स मेथड के बारे में। हाउ इज दिस मेथड और टेक्निक रिलेटेड टू फोक ब्रॉन्ज स्कल्पचर, यानी जो लॉस्ट वैक्स विधि है वो क्या विधि है या फिर क्या वो तकनीक है, और कांस्य मूर्ति कला से किस प्रकार से रिलेट करती है, संबंधित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार पूछा जाता है, आपको लॉस्ट वैक्स तकनीक के बारे में भी, टेक्निक के बारे में भी पता होना चाहिए। आंसर देख लेते हैं कि देखो लॉस्ट वैक्स जो विधि है, जो टेक्निक है, इसमें आप पॉइंट्स के थ्रू इसको देख करके चलें तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मिट्टी द्वारा मूर्तियों को बनाकर पहले इसको पकाया जाता है, फिर मधुमक्खियों का मोम इन मूर्तियों पर लपेटकर सांचा बनाया जाता है, और इसके चारों ओर मिट्टी का लेप किया जाता है, फिर इसे धूप में सुखा देते हैं। ताप देकर मोम को पिघलाकर निकाला जाता है, और इसमें पिघलती हुई धातु डाली जाती है। सांचे को तोड़कर मूर्ति निकाली जाती है, और मध्य प्रदेश के जनजातीय लोगों द्वारा डोकरा कांस्य प्रतिमाएं बहुत ही कुशलता से बनाई जाती हैं। वे लॉस्ट वैक्स विधि में बड़े निपुण होते हैं। कौन निपुण होते हैं? मध्य प्रदेश के जनजातीय लोग। तो देखिए ये रहा आंसर, ऊपर भी है इसका। टेक्निक जो है लॉस्ट वैक्स मेथड की, ये कुक्ड की जाती है बाय मेकिंग आइडल्स फ्रॉम क्ले, और ये एक मोल्ड है मेड बाय रैपिंग बीज वैक्स ऑफ दीज आइडल्स, और मड इज कोटेड अराउंड इट एंड देन इट इज ड्राइड इन द सन, मतलब इसको सन में सुखाया जाता है। फिर बाय हीटिंग जो द वैक्स मेल्टेड है और टेकन आउट, मतलब मेल्ट को वैक्स को मेल्ट किया जाता है और निकाल लिया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपके सामने है। इस प्रोसेस को आप स्टेप बाय स्टेप लिख करके आना अगर एग्जाम में आपका ये पूछा जाता है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट है हमारा बाय वॉट नेम इज द डांस ऑफ शिवा कॉमनली नोन, यानी शिव के जो नृत्य हैं, शिव ने जो नृत्य किया उसको आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, और कम से कम 5 वाक्यों में आपको लिखना है। राइट इन एटलीस्ट 5 सेंटेंसेज। तो शिव जी ने जो नृत्य किया उसको किस नाम से जाना जाता है, मेन आप पहले ये देखिए। आंसर क्या है इसका? साधारणतः नटराज की शिव मूर्ति को शिव नृत्य के रूप में जाना जाता है। आपने आई होप कि नटराज की मूर्ति जो है देखी होगी। तो नटराज की शिव मूर्ति को शिव नृत्य के रूप में जाना जाता है। भगवान शिव इस ब्रह्मांड नृत्य में लीन हैं और मोह भ्रम के बौनेपन को रोंद रहे हैं। वह सृजन के डमरू को दाएं में पकड़े हुए हैं और बाएं हाथ में विध्वंस की आग को जलाए हुए हैं। दाएं हाथ का निचला भाग रक्षा की मुद्रा में है, जबकि जो बाएं हाथ का निचला भाग उद्धार को व्यक्त कर रहा है। उस मूर्ति में सामंजस्य और लयात्मकता का भाव स्पष्ट होता है। तो देखो इसमें आपको क्या करना है, नटराज की मूर्ति अगर आपने देखी हो, आपके बुक में भी है ये, तो उसको देख करके आप इसके बारे में लिख पाएंगे इजली। जनरली द शिवा आइडल ऑफ नटराज नोन एज द फॉर्म्स ऑफ शिव डांस। ठीक है, जो लॉर्ड शिवा है इज अब्जॉर्ब इन दिस कॉस्मिक द ड्रम ऑफ क्रिएशन। तो ये चीज़ें आपको इसमें देखनी है, ये पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पर बताना है। जो लोअर पार्ट ऑफ है राइट हैंड इज इन द पोजिशन ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की पोजिशन में है। जो लोअर पार्ट ऑफ द लेफ्ट हैंड है वो एक्सप्रेस कर रहा है सैल्वेशन को, और सेंस ऑफ हार्मनी एंड रिदमेटिकली इज एविडेंट इन दैट आइडल। चलिए नटराज की मूर्ति के बारे में हमने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। भाई कौन सा भारतीय इस्लामिक स्मारक विश्व के आश्चर्य के रूप में माना जाता है, बताइए। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। विच इंडियन इस्लामिक मॉन्यूमेंट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड? टेल। आपको बताना है। देखो मुगल शासक जो थे, शाहजहां जो थे, मुगल शासक शाहजहां, उन्होंने आगरा में ताजमहल बनवाया था। तो विश्व के एक अजूबों में उसकी गिनती होती है, एक आश्चर्य में वो जाना जाता है। ये जो स्मारक है यानी ये जो एक अजूबा है वो आगरा के समीप यमुना नदी के तट पर स्थित है।
आगरा का ताजमहल किस किसने देखा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसका निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ बेगम की याद में कराया था और निर्माण सामग्री के रूप में सफ़ेद संगमरमर के पत्थर का प्रयोग हुआ। मतलब संगमरमर की जो दीवारें हैं वो हैं आगरा के ताजमहल की, तो संगमरमर का जो पत्थर है वो इसमें इस्तेमाल हुआ। और इसमें सबसे लंबी गुंबद की जो ऊंचाई है वो 186 फीट है, यानी बहुत ऊंची है ये। इमारत के चारों कोनों पर 4 मीनारें हैं जिनकी ऊंचाई 163 फीट है और दोहरी परत वाली गुंबदें और मीनारें जो है ईरान की शैली पर बनी हैं, यानी ईरान की शैली को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। तो देखो द ताजमहल ऑफ आगरा जो कि मुगल एम्परर द्वारा बिल्ट किया गया इज कंसिडर्ड वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड का मतलब वही है कि दुनिया के अजूबों में इसकी गिनती होती है। ये जो मॉन्यूमेंट है सिचुएटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना, यानी यमुना नदी के किनारे पर है आगरा में। इट वॉज बुल्ट बाय शाहजहां इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज़ बेगम, यानी किसकी याद में, किसकी मेमोरी में, अपनी वाइफ मुमताज़ बेगम की याद में उन्होंने बनवाया था। तो देखो इसमें वाइट मार्बल स्टोन है जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज़ किए गए हैं। हाइट जो है टॉलेस्ट डोम की इज़ इन दिस इज 186 फीट है। देर आर 4 मीनार्स हैं इन द 4 कॉर्नर्स इस बिल्डिंग के चारों तरफ ही, जिनकी हाइट है 163 फीट। और इसके अलावा क्या है, द डबल लेयर्ड डोम्स और माइनरेट्स आर बिल्ट ऑन द स्टाइल ऑफ ईरान, ईरान के स्टाइल में ये बनाई गई। तो ये हमने ताजमहल के बारे में देखा। और ये ताजमहल ही जो है वो क्वेश्चन को ध्यान से आप देखिए, भारतीय इस्लामिक स्मारक है ये, भारतीय इस्लामिक स्मारक यानी मुगल शासकों ने ये बनवाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट मटीरियल्स हैव बीन यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ गोल गुंबद। जी हाँ, गोल गुंबद के बारे में क्वेश्चन है, यानी गोल गुंबद के निर्माण में कौन कौन से मटीरियल्स यूज हुए। टेल द टाइम एंड प्लेस ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन, यानी किस टाइम और किस जगह पर इसका निर्माण हुआ। तो गोल गुंबद के बारे में आपको ध्यान रखना है। देखिए इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली में बनी बीजापुर का गोल गुंबद आकार क्षेत्र में 1600 वर्ग मीटर है। इसकी जो निर्माण अवधि है वो 17वीं शताब्दी है और इस गुंबद को बनवाने में आटिल शाह में पक्की ईंटों का प्रयोग है। गोल गुंबद पर मिस्र, तुर्की और पर्शियन वास्तुकला का प्रभाव है, यानी द गोल गुंबद ऑफ बीजापुर बिल्ट इन द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चरल स्टाइल, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनाया गया। इज 1600 स्क्वायर मीटर्स एरिया, 1600 स्क्वायर मीटर्स के एरिया में। और इसका जो कंस्ट्रक्शन पीरियड है वो 17th सेंचुरी है। आतिल शाह जो है उन्होंने कंक्रीट ब्रिक्स यानी कंक्रीट ईंटों का इसमें इस्तेमाल किया इस डोम को बनाने में। गोल गुंबद जो है वो इन्फ्लुएंस करता है इजिप्शियन से, टर्किश और पर्शियन आर्किटेक्चर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है बच्चों मुगल लघु चित्रकला की ऐतिहासिक भूमि आपको बतानी है। मुगल लघु चित्रकला की, ठीक है, मेंशन द हिस्टोरिकल प्लेस ऑफ मुगल मैनिएचर पेंटिंग। आंसर है इसका कि मुगल लघु चित्रकला की यात्रा पारसिया से आरंभ हुई। मुगल लघु चित्रकला की यात्रा कहाँ से आरंभ हुई, पारसिया से, और हुमायूं के साथ ही भारत पहुंची। भारत में ये 3 सदी तक लगातार यहाँ पर रही, पुष्पित हुई और पल्लवित होती रही, यानी इसका निर्माण, इसका विकास यहाँ पर होता रहा। किसकी बात हो रही है, मुगल लघु चित्रकला की। हुमायूं ने लघु चित्रकला को खूब प्रोत्साहन दिया, हुमायूं ने लघु चित्रकला को खूब बढ़ावा दिया और ईरान से आए चित्रकार अब्दुस समद और मीर सैयद अली को अपना विशेष संरक्षण दिया। ये लोग कहाँ से आए थे, ईरान से आए थे, तो इनको भी संरक्षण प्रदान किया गया। अकबर ने हुमायूं द्वारा आरंभ की गई लघु चित्रकला की परंपरा को दृढ़ता और स्थिरता प्रदान की। किसने, अकबर ने, ठीक है। जहांगीर के काल में ये अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई और इस समय के प्रमुख चित्रकार कौन थे, फारूक बेग, अका राजा और उस्ताद मंसूर। तो ये जर्नी जो है मुगल मैनिएचर की पेंटिंग की स्टार्ट हुई फ्रॉम पर्शिया एंड रीच्ड इंडिया विद हुमायूं, यानी हुमायूं के साथ इंडिया में पहुंची और इंडिया में ये कंटिन्यू रही, फ्लावर एंड फ्लोरिश्ड हुई 3 सेंचुरीज तक, यानी 3 सदियों तक, 300 सालों तक। हुमायूं ने ग्रेटली इसको एनकरेज किया पेंटिंग को और इसको स्पेशल पोर्ट्रेंच दी, मतलब इस तरीके से, ठीक है। अब्दुल समद और मीर सैयद अली जो है, जो ईरान से आए थे, उनको भी यहाँ पर संरक्षण दिया गया। अकबर ने स्ट्रेंथ और स्टेबल
पॉपुलरिटी दी इंडियन ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर पेंटिंग को, और इसको स्टार्ट किया हुमायूं ने। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जहांगीर ये अपनी जो है एक पीक पर पहुंची। द प्रोमिनेंट पेंटर जो इस टाइम के थे वो थे फारूक बेग, आका राजा और उस्ताद मंसूर। ये हमने यहाँ पर नीचे भी देख लिया है। तो ये मुगल लघु चित्रकला की एक हमने ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल एक पृष्ठभूमि बताई है, उसका प्लेस बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा अकबरनामा के बारे में। अकबरनामा से कम एक पेंटिंग चुनिए और उसका मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, सिलेक्ट एटलीस्ट वन पेंटिंग्स फ्रॉम दी अकबरनामा और उसको इवेल्युएट करिए। तो देखो वर्ड कैचिंग एट बरन, वर्ड कैचिंग एट बरन ये अकबरनामा से ली गई है। ये जो पेंटिंग है वो टेम्परा टेक्निक में चित्रकार भाग द्वारा पेपर पर बनाई गई है, और इस पेंटिंग में भरपूर प्राकृतिक चित्रण किया गया है, मतलब एक जो नेचर होता है उसको दर्शाया गया है। पक्षी पकड़ने वाले शिकारी ने पेड़ के नीचे जाल फैला रखा है इस पेंटिंग में जब आप देखेंगे, और लाल पर्दा ओढ़े हुए खुद पेड़ के वो पीछे छुपा है। मतलब जो शिकारी है ना उसने पेड़ के नीचे जाल फैला रखा है इस पेंटिंग में जो शिकारी दिखाया गया है, और खुद वो लाल पर्दा ओढ़े हुए पेड़ के पीछे छुप रहा है। अग्रभाग यानी आगे वाले हिस्से में फूलों से भरा एक तालाब है जहां पक्षी पानी पीने के लिए इकट्ठा हुए हैं, और पक्षियों के रंग, पेड़, फूल और पर्वत श्रृंखलाएं बिल्कुल वास्तविक एकदम मतलब रियल सी प्रतीत हो रही हैं, एकदम रियलिटी में लग रही हैं। तो वही अकबरनामा से हमने एक पेंटिंग चुनी है, इसका नाम क्या है, वर्ड कैचिंग एट बर्न। द पेंटिंग ऑफ वर्ड कैचिंग एट बर्न इज फ्रॉम अकबरनामा, और ये पेंटिंग डन है टेम्परा टेक्निक पर ऑन पेपर बाय चिटकर पार्ट। देर इज़ अ लॉट ऑफ नेचुरल डिपिक्शन इन दिस पेंटिंग, यानी बहुत सारे नेचुरल डिपिक्शन इस पेंटिंग में शो हुए हैं। जो हंटर है यानी जो शिकारी है, हु कॉट द बर्ड, वो जो है स्प्रेड द नेट यानी उसने नेट को अंडर द ट्री के नीचे उसने नेट यानी जाल बिछाया हुआ है, और हिमसेल्फ इज हाइडिंग बिहाइंड द ट्री वेयरिंग अ रेड कर्टन, यानी एक रेड कलर का पर्दा ओढ़े हुए वो खुद ट्री के नीचे छिपा हुआ है। और फोरग्राउंड में एक पोंड है यानी तालाब है जो फ्लावर्स से भरा हुआ है, जहाँ पर जो बर्ड्स हैं वो गैदर्ड हैं, इकट्ठा हुए हैं फॉर टू ड्रिंक वाटर। द कलर्स ऑफ बर्ड्स, ट्रीज, फ्लावर्स और जो माउंटेन्स है, रेंजेस आर लुकिंग वेरी रियल, वेरी ऑथेंटिक। तो इस तरीके से हमने अकबरनामा से एक पेंटिंग चुनी और इसके बारे में इसको इवेल्युएट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट है हम लोग का राजस्थान चित्रकला की विभिन्न शैलियों के नाम और उसका स्थान आपको बताना है, यानी नेम एंड प्लेस द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ राजस्थान पेंटिंग्स। आंसर देख लेते हैं इसका। जो राजस्थान चित्रकला शैली के गर्भ से बहुत सारी उपशैलियों का जन्म हुआ, वहीं वहाँ से भी जो है बहुत सारी उपशैलियों का जन्म हुआ है राजस्थानी चित्रकला से, और ये शैलियों ने अपना स्वतंत्र रूप ग्रहण किया। प्रमुख जो राजस्थानी शैलियाँ हैं ना उसमें मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, जयपुर शैली, पहाड़ी शैली, ये सब है। राजस्थानी चित्रकला के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? जयपुर, मेवाड़, नाथद्वार, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा बूंदी, नागौर, किशनगढ़, ये सारे। तो इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, जो राजस्थानी चित्रकला थी तो उनकी शैली उपशैली उनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। यानी मैनी सब स्टाइल्स वर बॉर्न फ्रॉम दी वॉम्ब ऑफ राजस्थान पेंटिंग स्टाइल एंड दीज स्टाइल्स जो है टुक देयर इंडिपेंडेंट फॉर्म। इन्होंने अपनी स्वतंत्र शैली प्राप्त की। मेजर राजस्थानी स्टाइल्स कौन कौन से हैं? वही हैं, यही चीज़ आपको हिंदी में ध्यान रखनी है, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इनका नाम जो है वो इंग्लिश में लिख देंगे। मेवाड़ स्टाइल, किशनगढ़ स्टाइल, जयपुर स्टाइल, पहाड़ी स्टाइल। द मेन सेंटर्स राजस्थानी पेंटिंग जो थे वो कौन कौन से थे? जयपुर, मेवाड़, है ना, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नाथद्वार, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर हो गया, कोटा, बूंदी, नागौर, किशनगढ़ एसेट्रा। तो ये बस इसमें मेनली आपको क्या करना है, राजस्थानी चित्रकला की बहुत सारी शैलियों के नाम और उनकी जगहों के नाम ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट है हमारा प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद्र की एक चित्रकारी को चुनिए और उसका मूल्यांकन आपको करना है। तो देखो निहाल चंद्र की जो एक शैली यहाँ पर चुनी गई है वो है बनी ठनी। ठीक है, बनी ठनी। तो सेलेक्ट एंड इवेल्युएट अ पेंटिंग बाय द फेमस पेंटर निहाल चंद्र। तो फेमस पेंटर थे निहाल चंद्र, उनकी एक प्रसिद्ध चित्रकारी को हमें चुनना है। आंसर है टू पेंटिंग्स ऑफ निहाल चंद्र हैव बीन मेंशन्ड इन अ लेसन, वन ऑफ विच इज डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। तो हमारा जो सिलेबस है उसमें दो पेंटिंग निहाल चंद्र की मेंशन की गई हैं, जिसमें जो एक डिस्क्राइब करनी है हमें वो है बनी ठनी, है ना, जो कि निहाल चंद्र का ही कॉम्पोजिशन है और मेड इन किशनगढ़ स्टाइल, किशनगढ़ शैली में इसको बनाया गया है, जो एक यूनिक आर्ट वर्क है। और इस पेंटिंग का जो चित्रण काल है, मतलब जो इसको बनाया गया 1750 ईस्वी में है, और इसका जो चित्र माध्यम है वो क्या है,
टेम्परा टेक्निक में इसको बनाया गया है। इस चित्र में आँख, कान, नाक और वेशभूषा तथा अलंकरण दर्शनीय है। परिधान को दर्शाने में रंगों का चयन बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है और चित्र की पृष्ठभूमि गहरे रंग से दर्शाई गई है। जब आप बनी ठनी शैली को देखते हैं तो इसका जो मीडियम है वो टेम्परा है। इसके आईज, ईयर्स, नोज एंड कॉस्ट्यूम्स जो है वो डेकोरेशंस हैं और विजिबल होते हैं इस पेंटिंग में, इस पिक्चर में। द कलर्स जो है वो ऐसे चूज किए गए हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुली हैं। डेप्रिक्ट अटायर का जो मतलब कलर कलेक्शन है वो भी काफ़ी अच्छा है। जो कपड़े यानी परिधान पहने हुए हैं इस पेंटिंग में वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। जो बैकग्राउंड है इस पिक्चर का वो डार्क कलर से दिखाया गया है। तो ये निहाल चंद्र की एक काफ़ी प्रसिद्ध रचना है, कृति है, जिसका नाम है बनी ठनी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है एलिफेंटा में त्रिमूर्ति की विशेषताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका, इसको आप जरूर से प्रिपेयर करना। एलिफेंटा में त्रिमूर्ति की विशेषताएं, ठीक है। आंसर जो है इसका, मेंशन द फीचर्स ऑफ त्रिमूर्ति इन एलिफेंटा। आंसर देख लेते हैं। सन्मुख भाग की मूर्ति का चेहरा कैसा है, संपूर्ण है, लेकिन बाईं तथा दाईं दिशाओं की मूर्तियों के चेहरे यानी प्रोफाइल जो है वो पार्श्व में दिखाए गए हैं। इनमें शिव के 3 रूप, बाईं दिशा में अघोरा रूप है, दाईं दिशा में वामदेव रूप है और मध्य दिशा में सदाशिव रूप दिखाया गया है। वास्तव में हिंदू धर्म के अनुसार 3 देवता ब्रह्म, विष्णु और विश्व की सृष्टि रक्षक तथा विध्वंसक के रूप में इस प्रतिमा को शिव पर ही दर्शाए गए हैं। तो देखो, द फेस ऑफ द आइडल ऑफ द फेसिंग पार्ट इज कंप्लीट but the faces of the idols on the left and right sides are shown in प्रोफाइल में और लेफ्ट एंड राइट साइड्स शो किए गए हैं। इन दिस 3 फॉर्म्स ऑफ शिवा, मतलब शिवा के 3 फॉर्म्स हैं। अघोरा फॉर्म इन द लेफ्ट डायरेक्शन है, वामदेव फॉर्म इन द राइट डायरेक्शन एंड सदाशिव फॉर्म इन द मिडल डायरेक्शन। ये सारी शोन की गई हैं, दिखाई गई हैं। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजन, यानी हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग, द 3 डीटीज ब्राह्मण, विष्णु एंड द फॉर्म्स ऑफ शिवाज क्रिएशन, प्रोटेक्टर एंड कॉन्फिडेंट आर डिपिक्टेड ऑन शिवा इन दिस स्टैचू ओनली। तो ये है एलिफेंटा में त्रिमूर्ति की विशेषताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बनी ठनी चित्र की विशेषताएं। देखिए फिर से ये हमारा टॉपिक आ गया, अभी हमने देखा भी था इसको। थ्रो लाइट ऑन द फीचर्स ऑफ बनी ठनी पिक्चर। बनी ठनी पिक्चर की जो है आपको फीचर्स बताने हैं, विशेषताएं बतानी हैं। आंसर है निहाल चंद्र ने बनाई है। तो इन्होंने बनी ठनी के इस लघु चित्र में उसे अति सुंदर रूप में प्रस्तुत किया है। काफ़ी खूबसूरत चित्र है ये। किशनगढ़ में बनी ठनी के इस अप्रतिम सौंदर्य को राधा का प्रतीक मानकर राधा कृष्ण के चित्रों की रचना हुई और इनके बाएं हाथ में डंठल में लगी कमल की 2 कलियां हैं और दाहिने हाथ में की 2 उंगलियों से वो अपनी चुन्नी यानी ओढ़नी को थामे हुए घूंघट कर रही हैं। जब आप बनी ठनी का चित्र देखोगे तो इसमें राधा की प्रतिमा कहीं ना कहीं शो हो रही है और उन्होंने एक हाथ से तो अपना घूंघट पकड़ा हुआ है और एक हाथ से जो है कमल की कलियां पकड़ी हुई हैं। तो आंसर देखो क्या है, निहाल चंद्र पेंटर हैज प्रेजेंटेड इट वेरी ब्यूटीफुली इन दिस मैन्युएचर पिक्चर ऑफ बनी ठनी। मतलब बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने प्रेजेंट किया है बनी ठनी पिक्चर को। द पिक्चर्स ऑफ राधा कृष्ण वर क्रिएटेड कंसिडरिंग द यूनिक ब्यूटी ऑफ बनी ठनी एज द सिंबल ऑफ राधा इन कृष्णगढ़, यानी राधा को सिंबल के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है। इन हर लेफ्ट हैंड, उनके लेफ्ट हैंड में शी हैज 2 लोटस बर्ड्स attached to the stalks and with the 2 fingers of her right hand she is holding her चुन्नी यानी कवर and is wearing a veil। यानी उन्होंने क्या कर रखा है, लेफ्ट हैंड में उन्होंने जो कमल की 2 डंठलियां हैं उनको पकड़ा हुआ है ना, और जो उनका जो राइट हैंड है उन्होंने अपनी चुन्नी को पकड़ा हुआ है जिससे उन्होंने घूंघट कर रखा है। तो ये बनी ठनी चित्र की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका मुगल शैली के बारे में। मुगल शैली के चित्र बनाने के साधन, सामान और माध्यम का आपको वर्णन करना है। यानी मुगल शैली के जो चित्र बनाए गए और डिस्क्राइब द मीन्स एंड मीडियम ऑफ मेकिंग मुगल स्टाइल पेंटिंग्स। उसमें क्या साधन लगे, सामान लगे और क्या माध्यम लगे। तो आंसर है लघु चित्रकला छोटे विन्यास के चित्र हैं। कैसे हैं? लघु का मतलब छोटे विन्यास के चित्र जो सूक्ष्म ब्योरों को दिखाकर बनाए जाते हैं, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को दिखाकर बनाए जाते हैं। कागज़ को सावधानी के साथ वर्निश किया जाता है और प्रारंभिक रेखांकन ल्याल शाही से किया जाता है।
फिर कागज़ को पतला सफ़ेद लेप दिया जाता है और इस सतह पर टेम्परा टेक्निक से रंग लगाए जाते हैं। अंत में जहां आवश्यक हो वहां सोना प्रयोग करके चित्र को फिर से चमकाया जाता है। तो देखो मिनिएचर पेंटिंग्स जो हैं यानी मुगल शैली चित्र के जो चित्र हैं पेंटिंग्स है वो स्मॉल सेटिंग्स हैं विच आर मेड बाय शोइंग मिनट डिटेल्स, यानी बहुत ही छोटी छोटी डिटेल्स को शो करके बनाए जाते हैं। द पेपर इज केयरफुली बर्निश्ड एंड द प्रीलिमिनरी ड्राइंग इज डन इन रेड इंक। देन पेपर जो है इज गिवन अ थिन वाइट कोटिंग, यानी पेपर को एक थिन सी वाइट कोटिंग दी जाती है। कलर्स अप्लाई किए जाते हैं सरफेस पे विद द टेम्परा टेक्निक। और फाइनली द पिक्चर इज रीपॉलिश्ड यूजिंग गोल्ड वेयर नेसेसरी, जहाँ पर गोल्ड की ज़रूरत होती है वहाँ पर रिपॉलिश किया जाता है। तो ये है मुगल शैली के चित्र कि भाई इन चित्रों को बनाने में किस साधन सामान और माध्यम का वर्णन करें। चलिए आगे बढ़ लेते हैं बच्चों। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से अपने अलग अलग सब्जेक्ट की पीडीएफ आप ले सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम पे जाओ और इसको वहाँ से लेके इसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, पद्मपाणि बोधिसत्व को विश्वकाल के संग्रहणीय पेंटिंग में एक क्यों माना जाता है? वाई इज द पद्मपाणि बोधिसत्व वन ऑफ द मोस्ट कलेक्टेबल पेंटिंग्स ऑफ द वर्ल्ड पीरियड? आंसर देख लेते हैं। पद्मपाणि बोधिसत्व पेंटिंग भारतीय कला की एक बहुत ही अद्भुत कलाकृति मानी गई है। इसकी जरा सी झुकी हुई मुद्रा में गर्दन शालीनता का आभास देती है ना, भव्य आकृति और नीचे की ओर झुकी हुई मुख, आंखें शांत ध्यान की अवस्था और करुणा के भाव को स्पष्ट करती हैं और मूर्ति का अलंकरण और साज सज्जा चित्रकार की कुशलता का परिचय देता है। तो देखो वही आपका पद्मपाणि बोधिसत्व पेंटिंग वो कंसीडर की जाती है एक वंडरफुल आर्ट वर्क ऑफ इंडियन आर्ट में। इसमें जो नेक है यानी जो गर्दन है वो स्लाइटली बोड पोस्चर में है, जो एक इम्प्रेशन देती है डिसेंसी का, मतलब एक शालीनता का परिचय देती है। इस पेंटिंग में क्या दिखाया गया है कि जो गर्दन है वो थोड़ी सी झुकी हुई है और इसके अलावा ग्रेसफुल फिगर है, डाउनवर्ड फेसिंग आइज है जो कन्वे करता है काम, यानी बहुत ही शांति को, जो नज़रें हैं बहुत ही शांत अवस्था में दिखाई गई हैं, है ना। सेंस ऑफ कंपैशन दिखाया गया है। जो ऑर्नामेंटेशन है, जो डेकोरेशन है, यानी जो अलंकरण है जो डेकोरेट की गई है वो आइडल टेस्टिफाई करता है आर्टिस्ट की स्किल को। आर्टिस्ट यानी जिन्होंने चित्रकारों ने जिस चित्रकार ने इसको बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है बंगाली स्कूल के बारे में। बंगाली स्कूल के बारे में आपको एक छोटा सा नोट लिखना है। राइट एन एसे ऑन बंगाल स्कूल। देखो कोलकाता के प्रसिद्ध ठाकुर परिवार के सदस्य जो थे वो अबिंद्रनाथ ठाकुर, जिन्होंने भारतीय चित्रकला को एक नया आयाम देने के लिए बंगाल स्कूल की स्थापना की। यानी किसने स्थापना की थी? जो बंगाल स्कूल की स्थापना की थी वो अबिंद्रनाथ ठाकुर ने की थी, बंगाल स्कूल की स्थापना। तो उनके इस महत्वपूर्ण कार्यों में उनका सहयोग किसने दिया? नंदलाल बोस ने, शारदा ने, आसित कुमार इत्यादि ने। ठीक है। इसके अलावा आधुनिक चित्रकला के बहुत सारे स्कूल मुंबई, लाहौर और मद्रास इत्यादि में भी खोले गए। रविंद्रनाथ टैगोर ने कुछ दिन बंगाल स्कूल में शिक्षक के रूप में भी काम किया और भारतीय लघु चित्रकला सिखाने का प्रबंध वहां पर किया। बंगाल स्कूल की शैली की विशेषताएं उसकी विषय वस्तु जैसे ऐतिहासिक चित्र, धार्मिक चित्र, साहित्यिक चित्र आदि में स्पष्ट होती है। बंगाल शैली की महत्वपूर्ण विशेषता चित्रों के रंग योजना है, जिसे वॉश तकनीक नाम से जाना जाता है। तो देखो अबिंद्रनाथ टैगोर जो मेंबर थे फेमस ठाकुर फैमिली ऑफ कोलकाता के, हु फाउंडेड द बंगाल स्कूल टू गिव अ न्यू डायमेंशन टू इंडियन पेंटिंग। तो इन्होंने ही बंगाल स्कूल को जो है फाउंड किया, है ना। और नंदलाल बोस, शारदा उकिल, असित कुमार एसेट्रा, इन सब ने इनकी हेल्प की, सपोर्ट किया इनको इन दिस इम्पॉर्टेंट वर्क। अपार्ट फ्रॉम दिस जो मैनी स्कूल्स ऑफ मॉडर्न पेंटिंग्स वो भी ओपन किए गए मुंबई, लाहौर, मद्रास एसेट्रा, मतलब इन जगहों पर। रविंद्रनाथ टैगोर ऑल्सो वर्कड एज अ टीचर इन द बंगाल स्कूल फॉर अ फ्यू डेज एंड अरेंज्ड फॉर द टेक्निक ऑफ इंडियन मिनिएचर पेंटिंग। यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल स्कूल में कुछ दिनों के लिए एज अ टीचर काम भी किया और उन्होंने अरेंज किए एक ऐसी टेक्निक को, है ना, इंडियन मिनिएचर पेंटिंग की टेक्निक को।
जो कैरेक्टरिस्टिक थी स्टाइल ऑफ द स्टाइल ऑफ बंगाल स्कूल, वो एविडेंट था इन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टाइल ऑफ बंगाल स्कूल, वो एविडेंट था अपने सब्जेक्ट्स में, जैसे कि हिस्टोरिकल पेंटिंग्स हो गया, रिलीजियस पेंटिंग्स हो गया, लिटरेरी पेंटिंग्स हो गया, है ना। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द बंगाल स्टाइल इज़ द कलर स्कीम, यानी जो एक इम्पॉर्टेंट फीचर था बंगाल स्टाइल का, वो कलर स्कीम ऑफ द पेंटिंग्स था, नॉन एज दी वॉश टेक्निक, जिसको वॉश टेक्निक के नाम से जाना गया। चलिए, तो बंगाल स्कूल के बारे में आपको ध्यान रखना है कि किसने इसका जो है मतलब निर्माण किया, किसने काम किया, कैसे ये स्थापित हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है आपका भारतीय चित्रकला के विकास के बारे में, यानी जो हमारी भारत की चित्रकला थी उसके विकास के बारे में आपको संक्षिप्त विवरण देना है। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन पेंटिंग। आंसर है भारतीय चित्रकला का विकास भारतीय सभ्यता के साथ साथ हुआ। मतलब जो हमारी भारत की चित्रकला थी, जैसे ही हमारी भारत की सभ्यता धीरे धीरे आगे बढ़ी, ऐसे ही भारतीय चित्रकला का विकास हुआ। और तब से लेकर आज तक, यानी आधुनिक काल तक, निरंतर विकास के मार्ग पर, विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है हमारा जो है भारतीय चित्रकला का विकास भी। सल्तनत काल में उसकी गति थोड़ी सी धीमी हुई, थोड़ी सी मतलब हल्की हुई, लेकिन मुगल काल में इसमें फिर से तेजी आ गई, और जिसका जो रिजल्ट था वो ये था कि मुगल चित्रकला विश्वविख्यात हो गई। यानी सल्तनत काल के दौरान थोड़ी सी इसकी जो स्पीड थी वो कम हो गई, लेकिन फिर से जब मुगल आए तो मुगल काल में इसमें फिर से तेजी आ गई, और इसका रिजल्ट ये था कि मुगल चित्रकला पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई। ब्रिटिश काल फिर से इसकी गति चित्रकारों ने गति प्रदान की। ठीक है, ब्रिटिश काल पुनः इसकी गति धीमी हुई। ब्रिटिश काल में मतलब जब अंग्रेज आए तो उस दौरान फिर से इसकी गति थोड़ी धीमी हुई, लेकिन 19वीं शताब्दी में इसे राजा रवि वर्मा और अबिंद्रनाथ टैगोर जैसे कुशल चित्रकारों ने फिर से गति प्रदान की। मतलब जैसे जैसे हमारे भारतीय समाज का, भारतीय सभ्यता का विकास हुआ, वैसे वैसे भारतीय चित्रकला का भी विकास हुआ। कभी इसमें तेजी खूब आई और कभी कभी इसमें थोड़ा सा इसकी गति धीमी भी हुई। उसके बाद इस अद्भुत कला को शिखर तक पहुंचाने का जो एक जिम्मेदारी थी, जो एक दायित्व था, वो किसने संभाला? वो अबिंद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, नंदलाल बोस, जामिनी राय, इन्होंने संभाला। इन कलाकारों ने अपनी प्रतिभा और कौशलता से भारतीय चित्रकला का एक नया आयाम दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो हमारी ये ब्रीफ अकाउंट है डेवलपमेंट ऑफ इंडियन पेंटिंग का, इसको आप इंग्लिश में भी इस तरीके से देखेंगे। द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन पेंटिंग हैपेंड अलॉन्ग विद द इंडियन सिविलाइजेशन, यानी जैसे जैसे इंडियन सिविलाइजेशन आगे बढ़ा, वैसे वैसे जो इंडियन पेंटिंग्स का डेवलपमेंट था वो भी आगे बढ़ा। और सिंस देन टिल द मॉडर्न पीरियड इट हैज़ बीन ऑन द पैथ ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, और तब से लेकर आज मॉडर्न पीरियड तक जो एक ये भारतीय चित्रकला का जो एक विकास है वो कंटिन्यू डेवलपमेंट उसमें हो रहा है। इट्स पेस स्लो डाउन अ बिट ड्यूरिंग द सुल्तानेट पीरियड, यानी सुल्ताने जो पीरियड था उसमें जो है थोड़ा सा इसमें डाउन हुआ, लेकिन फिर से ये थोड़ा आगे बढ़ा। मुगल पीरियड के दौरान इसमें फिर से तेज़ी आई, और उसी का रिजल्ट था कि मुगल पेंटिंग जो है वो वर्ल्ड फेमस हुई। तो ये आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। नीचे आपको यही बताया गया है कि अबिंद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, नंदलाल बोस, जामिनी राय, ये जो थे उन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे बढ़ाया, जिम्मेदारी ली और एक वंडरफुल आर्ट किया, मतलब एक वंडरफुल काम किया उसमें। दीज आर्टिस्ट जो है उन्होंने एक नई डायमेंशन दी इंडियन पेंटिंग को अपने टैलेंट और स्किल के थ्रू। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लोक चित्र कलाकार ग्रामीण समाज को किस प्रकार सहायता पहुंचाते हैं? यानी लोक चित्र कलाकार ग्रामीण समाज को, गांव के समाज को किस तरीके से हेल्प करते हैं? हाउ डज फोक आर्टिस्ट हेल्प द रूरल सोसाइटी? फोक आर्टिस्ट रूरल सोसाइटी को किस तरीके से हेल्प करते हैं? देखो, वे एक समुदाय के रीति रिवाजों और संस्कृति को दर्शाते हैं। वे न केवल उस संस्कृति की विशिष्टता में योगदान करते हैं बल्कि उनकी व्यवहारिक उपयोगिता भी प्रस्तुत करते हैं। वे वस्तुओं तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि अपनी मूल भाषा में गाकर अपनी संस्कृति को भी दर्शाते हैं, जो उनके दैनिक जीवन के कामों के इर्द गिर्द घूमती है। यानी ये किसकी बात हो रही है? फोक आर्टिस्ट की बात हो रही है। दे रिफ्लेक्ट द कस्टम्स और कल्चर ऑफ अ कम्युनिटी। दे नॉट ओनली कंट्रीब्यूट टू द यूनिकनेस ऑफ दैट कल्चर बट ऑल्सो प्रेजेंट देयर प्रैक्टिकल यूटिलिटी।
है ना, प्रैक्टिकल यूटिलिटी को भी वो प्रेजेंट करते हैं। दे आर नॉट कन्फाइंड टू दी ऑब्जेक्ट्स, वो केवल ऑब्जेक्ट्स को ही कन्फाइन नहीं करते बट ऑल्सो रिफ्लेक्ट करते हैं अपने कल्चर को बाय सिंगिंग इन देयर नेटिव लैंग्वेज, मतलब अपनी नेटिव लैंग्वेज में गा के, विच रिवॉल्व्स अराउंड द चोर्स ऑफ देयर डेली लाइफ्स, जो उनके रोज़मर्रा के काम होते हैं उसके अराउंड होते हैं वो, है ना, उसको रिवॉल्व करते हैं। तो ये बताया गया है इसमें कि फोक आर्टिस्ट कैसे हेल्प करते हैं रूरल सोसाइटी की, यानी ग्रामीण समाज की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो देखो यहाँ पर आपको पूछा गया है डिस्क्राइब द साइट, मीडियम एंड साइज ऑफ द फॉलोइंग, यानी यहाँ पर दो आपको टॉपिक दिए हुए हैं। पहला है मदर गॉडेस, दूसरा है सील विद बुल डिज़ाइन। इन दोनों के बारे में आपको क्या बताना है, बताओ भाई। मदर गॉडेस के बारे में कि इसका साइट यानी कहाँ से प्राप्त हुआ, इसका मीडियम बताना है किस मीडियम में मिला और किस साइज में मिला, यह आपको बताना है मदर गॉडेस के बारे में। और यही 3-4 चीज़ें आपको बतानी है सील विद बुद्ध डिज़ाइन के बारे में। सबसे पहले देखेंगे हम मदर गॉडेस के बारे में। मदर गॉडेस का मतलब मातृ देवी जो थी उनके बारे में, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है उनके बारे में इधर, और ऐसा ही सील विद बुल डिज़ाइन यानी बैल वाली मोहर के बारे में इधर है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो देखिए जो मातृ देवी थी उनके बारे में क्या पूछा गया है, साइट, मीडियम और साइज़। तो आप देख सकते हैं जो डिटेल चीज़ें होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए इनके बारे में। देखो कोई भी पेंटिंग या मूर्ति के बारे में आप बताते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो किस काल में बनी, किसके द्वारा बनाई गई, किस टाइम पीरियड में रही, है ना, किस मीडियम से यानी किस चीज़ से इसको बनाया गया, ऐसी चीज़ें। तो मदर गॉडेस यानी मातृ देवी के बारे में जब हम बात करते हैं, आर्ट वर्क, आर्ट वर्क का मतलब कलाकृति, नाम क्या है इसका, मातृ देवी की मूर्ति यानी मदर गॉडेस आइडल। मीडियम पूछा है इसका, मीडियम यानी माध्यम, हिंदी में देख सकते हैं आप नीचे माध्यम है, तो माध्यम क्या है इसका, मिट्टी से बनाकर आग में पकाई गई, यानी मेड ऑफ क्ले एंड बेक्ड इन फायर, मतलब पहले इसको मिट्टी से बनाया गया फिर इसको आग में पकाकर पक्का कर दिया गया, तो मातृ देवी की मूर्ति इस तरीके से बनाई गई। क्रिएशन पीरियड जो था इसका, क्रिएशन मतलब किस पीरियड के दौरान इसको क्रिएट किया गया, तो ये क्रिएट किया गया था हड़प्पा काल में, यानी हड़प्पन पीरियड में अराउंड 2500 ईसा पूर्व, यानी मोहनजोदाड़ो। ठीक है, लोकेशन ऑफ एक्सकवेशन, तो मोहनजोदाड़ो इसमें आपने बता दिया है। आकार यानी साइज आपको बताना है, साइज जो है इसमें आप देख सकते हैं 8.5 सेंटीमीटर इंटू 3.4 सेंटीमीटर। कलाकार यानी आर्टिस्ट इसके कौन थे, तो आज तक उनका नहीं पता, अननोन थे, अज्ञात। ठीक है, और कलेक्शन यानी अब ये कहाँ पर, संग्रह कहाँ पर है इसका, राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली में है। तो ये मदर गॉडेस के बारे में है, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कब, कैसे, किस टाइम पीरियड में, किस साइज में इनको बनाया गया था। ऐसे ही दूसरी तरफ क्या है, सील विद बुल डिज़ाइन यानी बैल वाली मोहर जो थी उसके बारे में आपको बताना है। आर्ट वर्क यानी नाम क्या है इसका, बुल सील, जिसके बारे में हम बता रहे हैं। मीडियम क्या है इसका, मीडियम है सिलखड़ी। ठीक है, तो इसके अलावा आपको जो है देखना है रचनाकाल यानी क्रिएशन पीरियड जो था, क्रिएशन पीरियड था इसका आपका हड़प्पा काल। इसके अलावा लोकेशन ऑफ एग्जीबिशन यानी खुदाई का स्थान, कहाँ से ये मिला, ये मिला आपको एक्सकवेशन यानी मोहनजोदाड़ो से। आकार क्या है इसका, आकार आप देख सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर 1.4 सेंटीमीटर। कलाकार कौन थे इसके, कलाकार अज्ञात हैं, और कलेक्शन है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए मदर गॉडेस के बारे में, और इसके अलावा आपका बैल वाली मोहर, इन दोनों के बारे में। यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करने को नहीं दिया गया है, यहाँ पर आपको इन दो टॉपिक को देकर इनके बारे में पूछा गया है कि भी बताओ इनके स्थान कौन से हैं, इनका जो है माध्यम और माप वगैरह इनके बारे में आपको बतानी है, इन्फॉर्मेशन इनके बारे में आपको होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका सारनाथ का सिंह। ये जो टॉपिक है ये भी आपका मल्टीपल टाइम रिपीटेड जो है टॉपिक है, इसको भी आप प्रिपेयर करके जाना। सारनाथ का सिंह शीर्ष पर एक प्रशंसात्मक टिप्पणी, प्रशंसात्मक का मतलब आपको तारीफ में बताना है, इसकी तारीफ करनी है, एप्रिशिएट करना है इसको। राइट एन एप्रिशिएटिव नोट ऑन लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ, है ना, लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ का मतलब सारनाथ का शीर्ष। ठीक है, सारनाथ का सिंह शीर्ष। आंसर है अशोका के द्वारा निर्मित स्तंभों में सारनाथ का जो स्तंभ है वो सबसे प्रशंसनीय है, मतलब सारनाथ का जो स्तंभ है उसको बनाया किसने, अशोक ने बनाया। तो अशोक ने जितनी भी चीज़ों का निर्माण किया उनमें सबसे ज़्यादा तारीफ की जाती है वो सारनाथ के सिंह की जाती है। इस स्तंभ को अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सारनाथ के हिरण पार्क में मृगादवा में स्थापित किया गया।
ठीक है, जिसे 1905 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने खोद कर निकाला। मतलब ये दब गया था नीचे, 1905 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इसको खुदाई के दौरान फिर से निकाला। इस स्तंभ शीर्ष के फलक पर 4 संजीव सिंह पीठ सजाए हुए चारों दिशाओं की ओर मुंह किए हुए हैं। आपने देखा भी होगा, एक या दो, मतलब एक के सिक्के पे, आई थिंक हाँ एक के पे होता है, सारनाथ का सिंह होता है, जो हमारी इंडियन करेंसी है उन पर भी जो है सारनाथ का सिंह दिखाया जाता है, जिसमें एक तो फ्रंट से बिल्कुल दिखाया जाता है फेस, और एक राइट तरफ से और एक लेफ्ट तरफ से, चौथा वो दिखाई नहीं देता क्योंकि वो बैक में होता है, ठीक है, बैक साइड पे होता है। तो ये सारनाथ का सिंह शीर्ष होता है, शीर्ष का सिंह, ठीक है। सिंहों के मस्तक पर महाचर्म चक्र स्थापित था, जिसमें मूलतः 32 तीलियां थीं, और ये शक्ति के ऊपर धर्म के विजय का प्रतीक है। यानी ये जो सारनाथ का सिंह था, इसके मस्तक पर, इसके माथे पर महाचर्म चक्र था, जिसमें 32 तीलियां थी, और ये 32 तीलियां किस चीज़ को दर्शाती थी? धर्म के, ये 32 तीलियां जो थी शक्ति के ऊपर धर्म के विजय का प्रतीक है। मतलब शक्ति के ऊपर जो है धर्म जीत गया। इसी पर 4 पशु कौन थे? गज, अश्व, बैल और सिंह की आकृतियां उत्कीर्ण हैं। इनमें हाथी बुद्ध के गर्भस्थ होने का, बैल उनके जन्म का, अश्व ग्रह त्याग का, और सिंह जो है सार्वभौम सत्ता का प्रतीक है। तो देखो इसमें जो है, द पिलर्स ऑफ सारनाथ इज द मोस्ट एडमायरेबल अमंग द पिलर्स बिल्ट बाय अशोका। यानी सारनाथ का जो पिलर है वो सबसे ज़्यादा एडमायरेबल है। जितने भी अशोक ने बनवाए थे पिलर्स, उनमें सबसे ज़्यादा तारीफ किसकी की जाती है? सारनाथ की, ठीक है। This pillar was established by Ashoka in the 3rd century BC at मृगद्वा in the deer park of सारनाथ। और ये जो है आप देख सकते हैं, जिसको जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट में जो है फिर से 1905 में इसको फिर से खोद करके निकाला। 4 संजीव लायंस आर सीटेड विद देयर बैक्स टू द फेस ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर। तो इसमें 4 जो है मतलब लायंस हैं जो कि बैठे हुए हैं और फेसिंग द 4 डायरेक्शन, और ये चारों के चारों 4 ही डायरेक्शंस में देख रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं महाचरम चक्र भी है, इंस्टॉल किया गया है हेड्स ऑफ द लॉयन पे, और ओरिजिनली हेड इसमें 35 स्पोक्स हैं। ये सिंबलाइज करते हैं विक्ट्री ऑफ धर्म ओवर शक्ति, यानी धर्म की विजय होगी शक्ति के ऊपर। ऑन दिस एरा एनग्रेव द फिगर्स ऑफ 4 एनिमल्स, एलिफेंट, हॉर्स, बुल एंड लायन। इन दीज द एलिफेंट इज द सिंबल ऑफ बुद्धास प्रेगनेंसी। मतलब इसमें एलिफेंट जो है वो सिंबल करता है बुद्धा की प्रेगनेंसी को, बुल जो है वो उनके बर्थ को सिंबलाइज करता है, हॉर्स जो है आप देख सकते हैं इसमें किसको सिंबलाइज करता है? ग्रह त्याग को, और जो लायन है वो यूनिवर्सल पावर को। तो ये आपने सारनाथ का सिंह के बारे में एक प्रशंसात्मक यानी एक अप्रिशिएट करने वाला नोट लिखा है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं बच्चों। आगे जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की भित्ति चित्रों को बनाने की टेक्निक और विधि पर संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखनी है। यानी राइट अ शॉर्ट नोट्स अबाउट द टेक्निक एंड मेथड ऑफ अजंता पेंटिंग। यानी अजंता पेंटिंग में जो है किस टेक्निक का, किस मेथड का इस्तेमाल किया गया। आंसर है, अजंता की गुफाओं को खुरदरा कर फिर उन पर गोबर, पत्थर के चूर, धान की भूसी और अन्य वनस्पति व खनिज मिलाकर चित्र बनाने के लिए तैयार किया जाता है। सतह तैयार करने के बाद उस पर चूने का लेप किया जाता था, और चित्र लिखने में सबसे पहले काजल या गेरू से उनकी रूपरेखा लिखी जाती थी। मतलब क्या करते थे? चित्र लिखने से सर्वप्रथम काजल से या गेरू से उनकी एक ढांचा स्ट्रक्चर तैयार किया जाता था। उसके बाद चित्रों में रंग भरकर फिर से उनकी रेखाएं स्पष्ट की जाती थी। चित्रों में मुख्यतः मतलब नॉर्मली क्या होता था, 5 रंगों का इस्तेमाल किया गया है, लाल, पीला, काला, हरा और नीला। सभी रंग जो है स्थानीय रूप में उपलब्ध प्राकृतिक वस्तुओं से बनाए गए हैं, और काले रंग के लिए काजल, लाल रंग के लिए लाल गेरू जो होता है, और पीले रंग के लिए हरी ताल, और नीले रंग के लिए नील, ये सब इस्तेमाल हुआ है। तो ये बात की है हमने अजंता की गुफाओं के बारे में कि उन चित्रों को बनाने में किस टेक्निक का और किस मेथड का इस्तेमाल हुआ है। द केव्स ऑफ अजंता वर रफन्ड एंड देन मिक्सड विद कॉर्डंग। कॉर्डंग का मतलब गाय के गोबर से, स्टोन डस्ट से, पैडी हस्क से और अदर प्लांट से, मिनरल से, जो कि प्रिपेयर किए जाते थे इन पेंटिंग्स को बनाने में। आफ्टर प्रिपेयरिंग द सरफेस, यानी सरफेस को तैयार करने के बाद इट वॉज कोटेड विद लाइम, इसको लाइम से कोट किया जाता था। इन राइटिंग पिक्चर्स देयर आउटलाइन वॉज फर्स्ट रिटन विद काजल।
मतलब सबसे पहले इन पिक्चर की राइटिंग करने के लिए इनको आउटलाइन दी जाती थी काजल से या ओकर से। आफ्टर दैट द लाइन्स ऑफ द पिक्चर्स वर अगेन क्लैरिफाइड, मतलब फिर से उन लाइन्स को क्लैरिफाई किया जाता था उनमें कलर ऐड करके। मेनली जो 5 कलर्स थे यूज़ किए जाते थे इन पेंटिंग्स में, रेड, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड ब्लू। और ये जितने भी कलर्स थे मेड फ्रॉम दी लोकली अवेलेबल नेचुरल मटेरियल्स, मतलब इन कलर्स का निर्माण जो है वो लोकली जो है अवेलेबल नेचुरल मटेरियल्स जो थे उनसे किया जाता था। और काजल इसमें यूज़ की जाती थी ब्लैक कलर के लिए, रेड ओकर जो है इसमें रेड कलर के लिए, और ग्रीन और येलो और इंडिगो फॉर ब्लू, यानी नील का इस्तेमाल ब्लू रंग के लिए किया जाता था। तो ये हमने देखा है कि कौन कौन से अजंता की पेंटिंग में टेक्निक और मेथड यूज़ किए जाते थे। चलिए अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका बच्चों, जहांगीर के काल के 2 चित्रों तालिकाबद्ध करते हुए उनकी शैली निर्देशित आपको करनी है। ठीक है, टैबुलेट 2 पेंटिंग्स ऑफ जहांगीर, जहांगीर की 2 पेंटिंग्स को टैबुलेट आपको करना है जहांगीर पीरियड की टाइम के दौरान, और इंडिकेट करना है उनके स्टाइल को। तो आप देख सकते हैं, तो देखिए ये रहा आपका जहांगीर होल्डिंग अ पिक्चर ऑफ मैडोना। मैडोना पिक्चर की पहले बात करते हैं और दूसरी साइड है आपका बाज। तो मैडोना की बात करें, मीडियम क्या है इसका, टेम्परा। ठीक है, पीरियड क्या है इसका, जहांगीर का काल, और इधर टेम्परा का भी जो है टेम्परा है और जहांगीर का जो काल है वो इसका पीरियड है। स्टाइल कौन सा है इसका, मिनिएचर यानी मुगल लघु चित्र। आर्टिस्ट कौन है इसके, अबुल हसन, और इधर बाज के जो आर्टिस्ट हैं वो हैं उस्ताद मंसूर। तो दोनों के आर्टिस्ट अलग हैं। कलेक्शन ये कहाँ पर है, मतलब जहांगीर होल्डिंग अ पिक्चर ऑफ मैडोना, मैडोना की पिक्चर कहाँ पर है, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में, और इधर जो है जो बाज की पिक्चर है वो भी वहीं पर है। कमेंट करते हैं इसको लेकर के हम। देखिए अबुल हसन द्वारा 1620 एडी में यह चित्र बनाया गया। किसकी बात हो रही है, मैडोना की बात हो रही है। तो अबुल हसन जी ने 1620 एडी में इस चित्र को बनाया था, और चित्र के बीच में जहांगीर बैठे हुए हैं जिसके चारों किनारे अलंकृत लिपि द्वारा सजाए गए हैं, और इस चित्र में पश्चिमी प्रभाव स्पष्ट किया गया है। तो यह दिस पिक्चर वॉज मेड बाय अबुल हसन इन 1620 एडी। जहांगीर इज सीटेड इन द सेंटर ऑफ द पिक्चर, द 4 sides of which are decorated with ornate script. वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इज एविडेंट इन दिस पेंटिंग, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस दिखाया गया है। जबकि दूसरी तरफ बाज के बारे में बात कर लेते हैं, तो जहांगीर के प्रमुख चित्रकारों में उस्ताद मंसूर जो है वो विख्यात हैं। वो पक्षियों के चित्रण में अपना सानी नहीं रखता था, और उसका बनाया हुआ बाज का जो चित्र है वो आज तक संसार में प्रशंसा का पात्र है, यानी अभी तक बहुत तारीफ होती है बाज चित्र की। इस बाज के चित्र में जो आकृति है वो अनोखी है। उस्ताद मंसूर इज फेमस अमंग द मेन पेंटर्स ऑफ जहांगीर। ही डिड नॉट कीप हिज मैच इन द ड्राइंग ऑफ बर्ड्स, मतलब उनका कोई मैच ही नहीं है। जब वो बर्ड्स की पिक्चर बनाते हैं तो उनका कोई जवाब ही नहीं है। द पिक्चर ऑफ बाज मेड बाय हिम हैज़ बिकम अ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेज इन द वर्ल्ड टिल डेट, मतलब आज तक उनके बनाए हुए बाज के जो चित्र है इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की जाती है। द शेप इन द पिक्चर ऑफ द ईगल इज़ यूनिक, यानी ईगल का जो चित्र है, जो शेप है वो बहुत ही यूनिक है। तो ये यहाँ पर हमने देखी है जहांगीर के काल में इन दोनों चित्रों का जो है निर्माण हुआ, लेकिन दोनों के जो चित्रकार हैं वो अलग हैं। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, बाज के बारे में भी और मैडोना के बारे में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, प्रसिद्ध नटराज मूर्ति की तकनीक, प्रयुक्त सामग्री तथा विषय वस्तु का आपको वर्णन करना है, यानी डिस्क्राइब द टेक्निक, मटेरियल एंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द फेमस नटराज स्कल्पचर। नटराज की मूर्ति के बारे में बेसिकली यहाँ पर आपको बताना है। देखो, विभिन्न देवती देवताओं की कांस्य मूर्तियों में जो नटराज की मूर्ति है उसको सर्वोत्तम और सबसे खूबसूरत माना जाता है। शिव को इस प्रतिमा की रचना संसार के छंद तथा लय में जीवन के संपादन के साथ मिलाकर की गई है। यद्यपि इसके पीछे सती की कहानी जुड़ी हुई है, सती की कहानी मानी जाती है नटराज की मूर्ति के पीछे। इस मूर्ति में मूर्तिकार ने कई प्रतीकों का, कई सिंबल्स का इस्तेमाल किया है। इस मूर्ति के 4 हाथ हैं, सीधे हाथ में डमरू, बाएं हाथ में आग का गोला, तीसरे हाथ में अभय मुद्रा, चौथे हाथ की उंगली उठे हुए पैरों की ओर संकेत कर रही है, और मूर्ति के इस अद्भुत संतुलन ने इसे एक महान मूर्ति में बदल दिया है। कला शास्त्र के अनुसार इस भागमा को अतिभंग मुद्रा कहा जाता है। इस मूर्ति द्वारा भगवान की सृजन, नाश तथा रक्षण की अभिव्यंजना व्यक्त होती है। तो देखो, नटराज की मूर्ति अगर आप रियल में भी देखोगे ना, तो उसमें आप
आपको चीज़ें एकदम समझ में आ जाती हैं। अमंग द ब्रॉन्ज आइडल्स ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस द नटराज आइडल इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। मतलब जितने भी ब्रॉन्ज जो है गॉड्स और गॉडेसेस हुए हैं उनमें नटराज की जो प्रतिमा है वो बेस्ट मानी जाती है, खूबसूरत मानी जाती है। दिस स्टैचू ऑफ शिवा हैज़ बीन क्रिएटेड बाय कंबाइनिंग द वर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ये जो स्टैचू है शिवा का ये क्रिएट करता है कंबाइनिंग द वर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड एंड द एडिफिक्शन ऑफ द रिदमेटिक लाइफ। ऑल्दो जो स्टोरी है सती की वो इस प्रतिमा से अटैच करती है, इसके पीछे की कहानी मानी जाती है। जो स्कल्पचर है जो यूज्ड है उन्होंने स्कल्पचर है यानी मूर्तिकार हैं उन्होंने काफ़ी सारे सिंबल्स इसमें यूज़ किए हैं। तो इस आइडल के 4 हैंड्स हैं, डमरू है राइट हैंड में, फायर बॉल है लेफ्ट हैंड में, अभय मुद्रा है थर्ड में और फिंगर जो है फिंगर ऑफ 4th हैंड इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द रेज्ड लेग। तो दिस अमेजिंग बैलेंस ऑफ द आइडल हैज टर्न्ड इट इनटू अ ग्रेट आइडल। आगे है आपका अकॉर्डिंग टू दी कैलाश शस्त्र दिस पार्ट इज कॉल्ड अतिभंग गुद्रा। एक्सप्रेशन जो है गॉड्स के वो क्रिएटेड करते हैं डिस्ट्रक्शन को प्रोडक्शन को एक्सप्रेस थ्रू दिस आइडल। तो ये है हमारा नटराज की मूर्ति के बारे में। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है गोल गुंबद की निर्माण शैली पर कम से कम 30 शब्द आपको लिखने हैं, यानी राइट एटलीस्ट 30 वर्ड्स ऑन द स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ गोल गुंबद। गोल गुंबद जो है आंसर है कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिला में स्थित गोल गुंबद का निर्माण बीजापुर के अंतिम शासक मोहम्मद आदिल द्वारा कराया गया था। गोल गुंबद का निर्माण किसने किया था? मोहम्मद आदिल ने, जो कि अंतिम शासक थे। ठीक है, कहाँ के? कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले में थे। इंडो इस्लामिक शैली में निर्मित यह गुंबद विश्व की गुंबदों में सबसे विशाल है, यानी इंडो इस्लामिक शैली टेक्निक पर इसको बनाया गया है और विश्व की जो है जितनी भी गुंबदें हैं उसमें सबसे बड़ी गुंबद मानी जाती है ये। गुंबद के चारों कोनों पर 8 भुजा वाली 4 मीनार हैं जिसमें 7-7 मंजिलें हैं। भवन के अंदर का क्षेत्रफल 1600 वर्ग मीटर है और निर्माण सामग्रियों का रूप में पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। इस गुंबद का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ। कब हुआ? 17वीं शताब्दी में हुआ। और गुंबद के अंदर 2 कब्रें हैं। इस गुंबद को आदिल शाह का मकबरा भी कहा जाता है, यानी गोल गुंबद का निर्माण जिन्होंने कराया, आदिल शाह ने कराया, उनका मकबरा भी इसको कहा जाता है। गोल गुंबद जो है लोकेटेड है इन बीजापुर जो डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका स्टेट की, विच वॉज बुल्ड बाय मोहम्मद आदिल। नाम आपको ध्यान रखना है, ये लास्ट रूलर थे बीजापुर के, है ना। ये इंडो इस्लामिक स्टाइल में बनाया गया है। ये जो डोम है वो सबसे लार्जेस्ट माना जाता है इस वर्ल्ड के जितने भी डोम्स हैं उन सभी में, मतलब जितने भी गुंबद हैं उन सभी गुंबदों में सबसे बड़ा गुंबद माना जाता है। इसमें 4 साइडेड मीनार्स हैं 4 कॉर्नर्स पे इस डोम की, और ईच विद 7 स्टोरेज, और हर एक जो है डोम में 7 स्टोरेज हैं। जो एरिया है इनसाइड बिल्डिंग का वो 1600 स्क्वायर मीटर्स है, और फायर ब्रिक्स इसमें जो है यूज़ की गई हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल के तौर पर। और ये जो डोम है वो बिल्ड किया गया 17th सेंचुरी में। देयर आर 2 टॉम्ब्स इनसाइड द डोम, यानी 2 कब्रें हैं, 2 मकबरे भी हैं इस गुंबद के अंदर। ये जो डोम है उसको टॉम्ब ऑफ आदिल शाह भी कहा जाता है। तो ये गोल गुंबद के बारे में हमने देखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका भारत की 8वीं शताब्दी के मंदिरों की कला पर एक भूमिका लिखिए, यानी गिव अ जनरल इंट्रोडक्शन टू द टेम्पल आर्ट ऑफ 8th सेंचुरी इन इंडिया। ठीक है, 8 CCE इन इंडिया। आंसर है भारतीय संस्कृति में मंदिरों का अति महत्वपूर्ण स्थान है, यानी हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, इसमें मंदिरों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसे देवता का निवास स्थान कहा जाता है मंदिरों को। भारत में मंदिर वास्तुकला निर्माण गुप्त काल से प्रारंभ होता है, यानी मंदिरों का निर्माण का काम कब से शुरू हुआ? गुप्त काल से। एलोरा महाराष्ट्र में औरंगाबाद से लगभग 25 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। ये मूर्ति 8वीं शताब्दी की निर्मित है। हिंदू धर्म ग्रंथ की इस कहानी को भारतीय मूर्ति कला में एक प्रतिमान का रूप दिया गया है। ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर है और ये मंदिर 145 फुट लंबा, 62 फुट चौड़ा और 100 फुट ऊंचाई वाला है। जगह जगह पर द्वारों, झरोखों, सीढ़ियों तथा अलंकृत स्तंभों की पंक्तियां जो है निर्मित की गई हैं। मंदिरों से लगे 3 प्रतिमा मंडप हैं जिनमें 41 पौराणिक दृश्य उत्कीर्ण है।
तो यहाँ पर 8वीं शताब्दी के जो मंदिर हैं, उनकी जो कला है, उस पर हमने एक लेख लिखा है, उनकी भूमिका बताई है। टेम्पल्स हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन इंडियन कल्चर। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि भी इंडियन कल्चर में टेम्पल्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ये कहा जाता है अबव द डीटी। टेम्पल आर्किटेक्चर जो है, कंस्ट्रक्शन इन इंडिया स्टार्ट होता है गुप्त पीरियड से, है ना। और एलोरा की अगर हम बात करें, अबाउट 25 किलोमीटर औरंगाबाद इन महाराष्ट्र लोकेटेड है इन दी फार वेस्ट। और दिस आइडल इज मेड ऑफ 8th सेंचुरी, 8वीं सेंचुरी में बनाया गया। दिस स्टोरी फ्रॉम द हिंदू स्क्रिप्चर्स हैव बीन गिवन द फॉर्म ऑफ अ पैराडिगम इन द इंडियन स्कल्पचर। और ये वर्ल्ड फेमस टेम्पल है। इस टेम्पल में 144 फीट लॉन्ग है। ये जो टेम्पल है ना, वो 145 फीट लॉन्ग है, 65 फीट वाइड और 100 फीट हाई। रोज ऑफ डोर्स हैं, विंडोज है, स्टेयर्स है, अनऑर्नेट पिलर्स है। इसमें जो है वेरियस प्लेसेस पर बनाए गए हैं। और यहाँ पर 3 आइडल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है भारत की 8वीं शताब्दी के मंदिरों के बारे में। चलिए अभी हम बच्चों बढ़ लेते हैं टू दी लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोगों का, फिदा हुसैन की चित्रशैली पर एक निबंध आपको लिखना है। फिदा हुसैन, राइट एन एसे ऑन द पेंटिंग स्टाइल ऑफ फिदा हुसैन। आंसर देखिए इसका। समकालीन वरिष्ठ चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन आधुनिक भारतीय चित्रकला के स्तंभ है ना। यानी जो मकबूल फिदा हुसैन है, वो आधुनिक भारतीय चित्रकला के एक पिलर माने जाते हैं। अपनी अद्भुत प्रतिमा और अथक परिश्रम के माध्यम से वे उन्नति के शिखर पर पहुंच गए। प्रगतिशील चित्रकार समूह के प्रणेता हुसैन अपने चित्रों में पौराणिक कहानियों के साथ आधुनिक जीवन धारा को अद्भुत रूप से सामंजस्य उन्होंने किया है। मतलब इन्होंने क्या किया है, फिदा हुसैन ने अपने चित्रों में पौराणिक कहानियों के साथ साथ जो हमारा आज का जीवन है, आधुनिक धारा है हमारे जीवन की, उसको भी सामंजस्य किया है ना, उसका भी तालमेल बिठाया है। उन्होंने सिनेमा होर्डिंग्स के पोस्टर के रूप में अपने कलाकार जीवन की शुरुआत की। और पाठ में सम्मिलित इनकी रचना मदर टेरेसा है। मतलब हमारे सिलेबस में मदर टेरेसा दी गई है। मदर टेरेसा एक महान सेविका थी जिसे फिदा हुसैन ने अपने चित्रों के माध्यम से एक श्रद्धांजलि दी है ना। और फिदा हुसैन मदर टेरेसा की सेवा शक्ति से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। चित्र में भी उन्होंने मदर टेरेसा की सेवा भक्ति को दर्शाया है। और इस चित्र का रचनाकाल 1988 है। तो देखिए, कंटेम्प्रेरी सीनियर पेंटर जो हैं मकबूल फिदा हुसैन, वो एक पिलर माने जाते हैं मॉडर्न इंडियन पेंटिंग के। अपनी अमेजिंग टैलेंट के थ्रू, टायरलेस हार्ड वर्क के थ्रू, मतलब कभी ना थके, वो हार्ड वर्क करते रहे। वो एक जो है एक बहुत ही प्रोग्रेसिव पाथ पर आगे बढ़ते रहे। जो फिदा हुसैन थे, पॉयनियर ऑफ द प्रोग्रेसिव ग्रुप पेंटर्स थे। और उन्होंने वंडरफुली रिकॉन्साइल्ड मॉडर्न लाइफ को किया माइथोलॉजिकल स्टोरीज के साथ अपनी पेंटिंग में। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी एज अ पेंटर ऑफ सिनेमा होर्डिंग्स। उनका जो वर्क है इंक्लूड करता है मतलब उनका जो लेसन है जो उन्होंने शो किया है, वो मदर टेरेसा का टॉपिक लिया है। मदर टेरेसा वो काफ़ी जो है प्रभावित थे उनसे, ग्रेट सर्वेंट मानते थे वो उनको, मतलब मानवता की सेवा वो करती थी। और फिदा हुसैन वो उनको ट्रिब्यूट पे करते हैं अपनी पेंटिंग्स के थ्रू। फिदा हुसैन जो है वो डीपली इम्प्रेस थे मदर टेरेसा से, डिवोशन से, उनकी जो डिवोशन टू सर्विस थी उनकी। और इन द पिक्चर ऑल्सो ही हैज शोन द सर्विस डिवोशन ऑफ मदर टेरेसा। जो डेट है क्रिएशन की इस पिक्चर की, वो है 1988। सो विद दिस स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर देख लिए हैं 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। आई होप आप इन सभी क्वेश्चन आंसर्स को ज़रूर प्रिपेयर करेंगे। ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफ़ी अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएंगे। बाकी ये सारे चैप्टर्स जो हैं आपके 14 चैप्टर्स, उनके नोट्स भी मैंने बनवाए हुए हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आपको हमारे चैनल पर NIS की सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स और डिफरेंट सिलेबस की स्टडी हम अपने चैनल पर कराते हैं। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और ये वीडियो अप्रैल और अक्टूबर दोनों ही सेशन के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों ही बच्चों का सिलेबस सेम होता है। इसके अलावा PSC पाई स्टडी सर्कल का हमारा अपना ऐप है। ऐप पर जाइए, वहाँ पर आपको मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद सोल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, सॉल्व असाइनमेंट, सॉल्व प्रैक्टिकल, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाती हैं। काफ़ी सारे कोर्सेज भी हमने लॉन्च किए हुए हैं जो काफ़ी अफोर्डेबल हैं। इजीली आप उनमें जो है उनको अफोर्ड कर सकते हो और उनमें एनरोल कर सकते हो। तो डेमो वीडियो देख करके आप किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हो
ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है लेट, दैट मीन्स लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इंग्लिश का पूरा कंटेंट मिल जाता है एंड इसकी इंग्लिश आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। तो लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर आप हमारी टीम से, हमारे टीचर्स से हमसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा ब्लॉग चैनल है जिसका नाम है हैदर तबस्सुम, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एग्जाम से पहले क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से प्रिपेयर करें और पीडीएफ लेकर इनकी मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करें। आई होप आपकी जो है काफ़ी हेल्प हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाएं हमारी मेहनत के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें दूसरे बच्चों के साथ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।